तैयारी की जाती है, हॉस्पिटल्स के अंदर कैंप बनाने की कोशिश की जाती है। किस लिए? ताकि अगर ऐसा कोई मामला हो तो आवाम को बचाया जा सके। मेडिकल कैंप्स हों, राशन के कैंप्स हों। लेकिन अगर कोई रोक दे उस टाइम इस काम से, जो बड़ा बुनियादी काम है हुकूमत का, जिसके लिए वो वोट लेके आती है, तो बताइए फिर किधर गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? किधर गया आवाम के वोट का वो हक? तो सब कुछ खत्म हो गया फिर। अब हम ये देख रहे थे कि शुगर माफिया पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है। ये वो शुगर माफिया है जिन्होंने 9 से 11 साल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने बंदे लगवाए पहले, फिर उनसे एक छोटा सा फाइन होने दिया कंपैरेटिवली 27 करोड़ का। 9 से 11 साल उस पर स्टे ऑर्डर रखा ताकि इनको कोई पूछ ना सके। जंगल का राज था। हमने आके कंपटीशन कमीशन को रिवाइव किया, मेरिट के ऊपर 40 अरब से ज्यादा के इनके ऊपर फाइन किए, महंगे वकील करके फौरन अदालतों में जाके स्टे लेके उसके पीछे घुस गए। आज तक वो रिकवरी नहीं हो सकी। एफबीआर का टैक्स चोरी किया जाता था। एफबीआर भी इनके नरगे में था, यरगमाल था इनके हाथों में। आपको पता है ये जो इशराफिया ये ऊपर सारे फैसलों में इन्वॉल्व होती है। क्या वो हमारी हुकूमत में इन्फ्लुएंस करने का कोशिश नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। लेकिन इंडिपेंडेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिवाइव किया हमने। जब हमने एफबीआर को रिवाइव करके दोबारा टैक्स असेसमेंट की और इनके ऊपर जो टैक्स एवेजन की हुई थी या टैक्स स्लिप किया हुआ था, जो वो 500 अरब का टैक्स इंपोज जब हुआ दोबारा, वो टैक्स रिकवरी इससे पहले कि गवर्नमेंट करती, उसके ऊपर फिर जाके अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ देते हैं, ये पैसा लेना है, इसकी भी बात हो जाएगी। 9 साल स्टे ऑर्डर चला, पहले इन्होंने लिए रखा, उसके बाद अभी 40 अरब फाइन हुआ उसका, उसके बाद आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि 500 अरब उसका भी स्टे ऑर्डर। अब हमें गर्मियों में नज़र आ रहा था कि इन्होंने क्रशिंग सीज़न के करीब जाके तंग करना है, ब्लैकमेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्रशिंग सीज़न से पहले नून लीग की आखिरी हुकूमत से 27 अरब की सब्सिडी ली थी इन्होंने, याद होगा आपको। एक्सपोर्ट हमारी हुकूमत में ये एक दफ़ा दी गई और उस पर भी हमने किस तरह का 5 अरब की, उस पर भी किस तरह का एहतसाब किया, वो आपके सामने है, अपने लोगों का भी और इनका भी। अब इन्हें वो सब्सिडी तो मिलनी नहीं, तो हमें पता था इन्होंने ब्लैकमेल करना है, तो एक कानून बनाया। आप वोट देते हैं, एक बैठी हुकूमत का काम है आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम के ऊपर कानून बनाए। तो जून मई में एक कानून बनाया गया कि अगर किसी मिल के पास स्टॉक पड़ा है, एक बात यहां पर याद रखिएगा, शुगर का सीजन फरवरी मार्च में खत्म हो जाता है। जो लागत आनी होती है मिल मालिक की शुगर बनाने पे, वो उस टाइम डिसाइड हो जाती है। उसके बाद शुगर गोदाम में पड़ी है, पड़ी तो उसकी कीमत, लागत में इजाफा नहीं हो सकता। तो उस टाइम हुकूमत ने कीमत डिसाइड कर दी, उसका नोटिफिकेशन हो गया और एक कानून बनाया कि वो जो कीमत डिसाइड हुई जिस पे ये बेचते रहे उस टाइम, अगर कोई उस कीमत पे नहीं बेचेगा और किसी के पास चीनी पड़ी होगी, तो हम अपनी आवाम को भूखे तो नहीं मरने देंगे ना, हम वो चीनी उठा के आवाम तक लेके आएंगे। तो एक कानून बनाया कि हुकूमत के पास अब इख्तियार है कि वो चीनी अगर कोई जानबूझ के ना बेचे और गोदाम के अंदर ज़ख़ीरा करने की कोशिश करे, तो हुकूमत उस चीनी को लेके आवाम तक लेके आए और उसको बेचे जो रेट है, और उस रेट पे पैसे मिल मालिक को मिल जाएं। जुलाई के महीने में इन्होंने आला अदालत में जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया महंगे वकीलों के थ्रू। आज के दिन तक वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं इन मिलवाल कान से कि जब गरीब बिलक रहा है और वो दुगनी कीमत देने के ऊपर उसको पुश कर दिया गया, सारी गाली गलोच हुकूमत को होती है। मुझे बताइए हुकूमत यहां पर क्या करे? हुकूमत की जिम्मेदारी थी सिचुएशन को टाइम पे असेस करे, हुकूमत की जिम्मेदारी थी एक कानून बनाए, हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसको इंप्लीमेंट करे, और ये महंगे वकील करके अदालत से स्टे ऑर्डर लेके हुकूमत के हाथ बांध देते हैं। तो अब आवाम बताए कि हुकूमत इस सिचुएशन में क्या करे। इनके वकीलों से, इनसे ये जो आपको पीडीएम वाले कहते हैं
मैं ये नहीं कहता हमारी तरफ वाले लोगों की शुगर मिलें नहीं होनी चाहिए, उनसे भी आवाम को पूछना चाहिए। बिल्कुल, जो इनकी तरफ शुगर मिलों वाले हैं, आधी से ज्यादा शुगर मिलें इनकी हैं, इनसे भी पूछे कोई कि बेहयाओ, एक तरफ कहते हो कि आवाम को शुगर महंगी लेनी पड़ रही है, तो कम से कम अपनी मिलों के स्टॉक का ही स्टे ऑर्डर ना लो। एक तरफ तो अदालत में जाके स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। मैं कानूनदान नहीं हूं, अदालती मामलात पे बात तो नहीं कर सकता। अदालत का एहतराम तो हमारी जमात हर सूरत करती है। हम तो अदालत की बेहुरमती तो दूर की बात है, अदालत के ऊपर बात करने को भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अदालत तो सबसे मुअज़्ज़ज़ है, अदालत को तो बसद एहतराम है। लेकिन इन चोरों ने जो कानूनी मुशगाफियों के साथ वो स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, इनसे कोई पूछे कि चलें, आप कह देते हैं कि कुछ लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम तो उन्हें भी कहते हैं कि आप जाकर महंगे वकील खड़े करके अदालतों से स्टे ऑर्डर लेते हैं ताकि गरीब बिल के और उसकी जेब से डबल पैसा निकालें, और फिर उस बेशर्मी से जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि चीनी डबल हो गई है। तो भाई कम से कम अपनी मिल की चीनी तो मत रोको, स्टे ऑर्डर पे वो तो बेचो जो रेट तय किया हुआ है आपने और हमने मिलके। एक तो मैंने दोबारा कहा कि अदालतों का एहतराम है, बसद एहतराम है, हाथ जोड़ के एहतराम है, लेकिन हाथ जोड़ के अदालतों से अपील की जाती है कि अगर सब कुछ हुकूमत के हाथ बन जाएंगे इन चोरों की मुशगाफियों की वजह से, तो फिर आवाम लुटती रहेगी और इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा आवाम को। जिस गरीब की जेब से आज जिसे 90 रुपए में 85 रुपए में चीनी मिलनी चाहिए, उसको अगर 120, 110, 130 पे लेनी पड़ रही है, तो बताइए उसका मदावा कौन करेगा? इस सेठ का मदावा तो हो गया जिसका पेट कभी नहीं भरा, ना 27 अरब की सब्सिडी लेके भरा, ना सारी जिंदगी शुगर की फसल को तबाह करने पे बड़ा, मिले वहां पे मैनेज कर लेके जाने पे, तो गरीब किधर जाए? इमरान खान गरीब की मदद कैसे करे बताएं आप? क्या इमरान खान के पास कोई बंदूक है? किसी को गोली मार दे जाके? कानून है ना, वजीर आजम है वो मुल्क के, वोट दिया था ताकि वो कानून बनाएं और उसको इंप्लीमेंट करें, उसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। तो हाथ जोड़ के अदालत से इस्तदा है कि खुदारा सब चीजों में इनको स्टे ऑर्डर दें, जहां गरीब पिसरा हो वहां ना दें, हमारे खिलाफ दे दें, कोई सियासी मामला बिल्कुल दे दें, लेकिन यहां तो गरीब की जेब से 90 की बजाय 130 रुपया जा रहा है। इसको अदालत लगाएं, रात को लगाएं, दिन में लगाएं, किसी हमारे की गलती है उसको सजा दें, हमारी हुकूमत के किसी बंदे की गलती है उसको सजा दे दें, आज रात ही अदालत लगाएं। क्या यहां हफ्ते वाले दिन अदालत नहीं लगती पहले? तो आज क्यों नहीं लगाते आप अदालत? कल क्यों नहीं लगाते? सुबह क्यों नहीं ऐलान करते कि इसका लगातार फैसला? आप मीडिया को भी एक्सेस दें अदालत में, कैमरे लगे हो लाइव, कल सुबह 9 बजे इसके ऊपर बात शुरू हो और जब तक फैसला ना हो अदालत बंद ना हो। पूरी दुनिया में महंगाई है, ना हुकूमत, ना अदालत, ना शुगर मिलों के मालकान, ना सहाफी, कोई गरीब को अकेला नहीं छोड़ सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अटक में तकरीर करते हुए यही गुजारिश की थी। दोबारा दस्त बदस्त गुजारिश है कि खुदारा जो आम आवाम है उसके साथ सारे तबके खड़े हो जाएं, मीडिया भी खड़ा हो जाए। मैं मानता हूं कुछ मीडिया की अपनी शुगर मिलें भी होंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं खड़े हो जाएं। अब आगे चलते हैं, कीमतों की बात, पेट्रोल पे बात की जाती है बहुत ज्यादा। हम जब यहां पे आपको आलमी कीमत बताते हैं पेट्रोल की, तो हमें यह कहा जाता है, कभी अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। वो एक हमारे दोस्त हैं जो गंदे गंदे लतीफ़े भी सुनाते हैं, गंदी गंदी तकरीरें भी लिखते हैं, जिन्होंने हमारी बहन मरियम से या कोई और चीज़ों, परवेज़ रशीद साहब जो हर बुराई का मंबा है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन हर सियासी बुराई का मंबा है। इतनी बुराई में उन्होंने तहकीक की हुई है सियासी में कि आप उनको देखते हैं तो पता चलता है कि वो बुराई एक्सपर्ट हैं, सियासी बुराई एक्सपर्ट हैं।
कल कह रहे थे कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो 108 रुपए है। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, हालांकि हैं ये बहुत बड़े कीमियादान, शायद रियाजी दान नहीं है। जब हम कीमतें बताते हैं तो लोगों को यह समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में डॉलर से पेट्रोल खरीदा जाता है, फिर हर मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपने मुआवजा करना हो कि उस मुल्क में तेल कितने का है, तो आप देखेंगे वो मुल्क डॉलर में कितने का खरीदता है। तो जितने का खरीदता है उसको अपनी करेंसी से डॉलर को ज़रब देंगे तो आपके यहां निकल आएगा। तो हम करते थे तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे लिए तो ये कोई फख्र की बात नहीं जो मैं दिखाने लगा हूं, लेकिन आपके लिए है, क्योंकि आप पिंक रंग की पगड़ियां पहनते और पहनाते हैं एक दूसरे को, आप साड़ियों के पल्लू संभाल के एक दूसरे को देते हैं, आप वैक्स लगा के चमका के आम की पेटियां एक दूसरे को देते हैं। आम चमक जाते हैं ना, आम की बात हो रही है, मर्द कहां से आ गया बीच में से, ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा सो आज मैं आपसे शेयर करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की है, ये उन्होंने अपने ट्विटर पे कल शेयर किया। ये कांग्रेस पार्टी की, ये अभी अगर आप कांग्रेस के, इंडियन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे जाएं तो ये पड़ा हुआ है। वो इंडियन गवर्नमेंट को शर्म दिला रहे हैं, इंडियन कांग्रेस पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म दिला रही है और बता रही है कि पाकिस्तान में तेल सस्ता है। कीमियादान परवेज रशीद साहब, वो जो आपने कहा था इंडिया में 108 रुपए पे है और यहां 137, तो कांग्रेस पार्टी, आपको बड़ी मोहब्बत है उनसे, मुझे पता है, तो इसीलिए बता रहा हूं, हमारी तो आपको समझ नहीं आनी है, जेडे तुहाडी भूआ दे पुत्र ने, इन्हां दी समझ आ जाएगी तुहानू। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान में तेल इंडिया के रुपए के हिसाब से पेट्रोल 60 रुपए पे है और डीजल 58 रुपए पे है, और वही कांग्रेस पार्टी कह रही कि इंडिया के अंदर ये 108 रुपए पे है इंडियन रुपयों में, और इंडियन रुपयों में 100 रुपए पे है। और वो शर्म दिला रहे हैं कि पूरे खित्ते में, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारी जगहों पर, नेपाल, सारी जगहों पर अगर आप देखें तो इंडिया का पेट्रोल सबसे महंगा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक और बात भी कह रही है, कीमियादान साहब गौर से पढ़ें, वो जो आपकी शैतानी आंख है ना, मीन ऐनक, वो लगा के पढ़ें। ये कांग्रेस के चार्ट में भी सबसे ज्यादा सस्ता तेल दुनिया में पाकिस्तान में है, इस रीजन के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की कांग्रेस कह रही है, ये इंडिया की एक पार्टी कह रही है, जो मेरा ख्याल पाकिस्तान की खैरख्वाही तो कभी नहीं करेगी, आप सबको पता है। तो ये हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी, या शायद बराबर की बड़ी पार्टी, क्योंकि बीजेपी इस टाइम गवर्नमेंट में है, तो दो ही पार्टीज है वहां बड़ी, जो दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ये वो कह रही है कि पूरे खित्ते में सबसे सस्ता तेल पाकिस्तान में है और सबसे महंगा तेल हिंदुस्तान में है, और वो शर्म दिला रही है अपनी पार्टी को कि सस्ता करें, साथ आपको भी शर्म दिला रही है कि झूठ ना बोलें वहां का नाम लेके। अभी मैंने आपको याद करवाना है, 2016-17 में पेट्रोल की कीमत हो गई थी, ऑयल की कीमत हो गई थी दुनिया में $27 फी बैरल, और पाकिस्तान में उस टाइम पेट्रोल बिक रहा था 70 रुपए में। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैरल की कीमत इंटरनेशनली थी 27, पाकिस्तान में पेट्रोल बिक रहा था 70 रुपए फी लीटर में। उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें, और अगर वही डॉलर का रेट रखें, बढ़ाएं ना, अगर डॉलर का वही रेट रखें जो 2017-16 में था, उसी रेट पे देखें, तो सिर्फ तेल की जो कीमत 27 से 85 है, $27 पे तो जब तेल था दुनिया में तो आप बेच रहे थे 70 रुपए पे, आप 85 में है तो डॉलर का रेट वही रहे तो आज कीमत 220 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। हिसाब निकाल ले। आजकल तो आपको कुर्सियां भी नहीं गिननी पड़ती परवेज रशीद साहब, आप हिसाब कर लें। और अगर डॉलर का रेट एडजस्ट कर दिया जाए तो ये 300 रुपए लीटर से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये तो इनकी करतूतें थी, और ये कार्टून है डार साहब के ज़माने का, मैंने नहीं, मीडिया ने प्रिंट किया हुआ है उस ज़माने का। उन्होंने कहा था, हमारी एक बहन है जो बगैर गुमनाम कालम लिखती हैं,
तो उन्होंने चंद दिन पहले पूछा था जब वज़ीर आज़म साहब की तकरीर हुई थी कि ये कुव्वत ख़रीद के हिसाब से बात होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर जाओ आलमी मंडी से पेट्रोल ख़रीद लो अगर आपकी कुव्वत ख़रीद कम है। ये अखबार ने छापा हुआ है, मैंने नहीं, इसहाक डार साहब का। ये उस ज़माने की बात है कि अगर यहाँ पे तेल महंगा लगता है तो आलमी मंडी से ख़रीद लो। तो मैं अपनी उस बहन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी नाम नहीं ले रहा उनका, अब तो हम गुमनाम बातें करते हैं ना, गुमनाम किस्म के नावल किस्से कहानियाँ डाइजेस्ट तो सुने थे हमने, और रेलवे स्टेशन के फाटक के साथ मिला करते थे। लेकिन अब ये गुमनाम कॉलम, BBC के गुमनाम कॉलम, पता नहीं क्या लिखते हैं इसमें जो गुमनाम लिखना पड़ता है। नहीं सर, ये मैं बता दूं, ये जी जर्मनी की बात हो रही है, यूरोप का अमीर तरीन मुल्क, मैं नहीं कह रहा, दोबारा एक आज़ाद सहाफ़ी कह रहा है कि जर्मनी के अंदर 50 साल की जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना 50 साल में सबसे हाई है। ये कहा जा रहा है कि 1000% गैस की कीमतें दुनिया में बढ़ गई हैं। नेस्ले, सारे बड़े शौक से पानी पीते हैं आप लोग, और नेस्ले वाले मेरे ते केस ना कर दें, बड़ी छेती केस कर दे हो, चंगी गल ही कहन लगा, कोई भैड़ी नहीं कहन लगा, चंगी कंपनी हो तुसी। ये नेस्ले बता रहा है पूरी दुनिया में कि हम एक जिम्मेदार कंपनी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं तो हमें भी वो कीमत बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान नेस्ले की बात नहीं मैं कर रहा, ये इंटरनेशनल नेस्ले कह रहा है कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं तो एक जिम्मेदार कंपनी के तौर पे हमें पूरी दुनिया में कीमतें अपनी चीजों की बढ़ानी पड़ेंगी। ये CTV न्यूज कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि पूरी दुनिया इस टाइम खुराक, जो खाने पीने की चीजें हैं, उसकी हाईएस्ट जो प्राइसेस हैं उसकी जद में है। ये एक जरीदा है मार्केट वॉच, अमेरिका का बहुत मशहूर, वो कह रहा है कि 30 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर, 30 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर। ये मार्केट वॉच जो जरीदा है अमेरिका का वो कह रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां हो तो क़यामत बर्पा कर दी जाए, एक हश्र बर्पा कर दिया जाए। जर्मनी के बारे में बताया जा रहा है कि क्योंकि कोयला बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि कोयला बहुत महंगा हो गया है, इसलिए जर्मन कोल फायर्ड प्लांट जो थे उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोयला खत्म हो गया है। जो जर्मनी में कोयले से चलने वाले प्लांट थे उनको बंद कर दिया गया क्योंकि जर्मनी के पास कोयला खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा है। अगर उस महंगे पे खरीदेगा तो अवाम बिजली नहीं दे सकती। और आज के अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी हो गई। ऐसे लगा जैसे बड़ा जुर्म हो गया, यहां पर पूरी बात नहीं बताई जाती। ये वो खबर थी जो मेरे और आपके सबके फेवरेट चैनल जियो ने दी थी, मेरे तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट हैं वो, कि $27 से खाम तेल की कीमत कम हो गई। चेक कर लें क्या उस टाइम पाकिस्तान में 70 रुपए में मिल रहा था कि नहीं। 27 और $85 का जरा फर्क देखें, जो आज $85 है तो 70 रुपए वाला आज 220 रुपए में होना चाहिए। ना करो अच्छा जी, ये आपके साथ वाला देश जो हमारे इधर रायवंड में कुछ लोग रहते हैं उनको बहुत पसंद है, ये इत्थे भी एक अद्धा बंदा इहो जिहा काम करता है। इंडियन एनर्जी क्रंच, इंडिया में 2 से 3 घंटे जो बिजली घर है उनको बंद किया जा रहा है, पावर प्लांट्स को, ताकि जो कोयला थोड़ा सा रह गया है उसको लंबा अरसा इस्तेमाल किया जा सके। ये दोबारा मैं खबर आपको इंटरनेशनल बता रहा हूं। यह खबर है जी कि कनाडा की 2003 के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन इस टाइम चल रही है। 2003 के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन कनाडा में चल रही है। सऊदी अरब
सऊदी गजट कह रहा है कि खाने पीने की चीजें हैं वो पूरी दुनिया में हाईएस्ट चली गई हैं पिछले कई अशरों कई दहाइयों की निस्बत। पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजें हाईएस्ट लेवल पे चली गई हैं। जापान कह रहा है कि बहुत ज्यादा बिजली महंगी हो गई है जापान में। ये पाम ऑयल देख लीजिए, इसका ग्राफ देख लीजिए, सिर्फ किधर गया है, कीमत किधर से किधर गई है, ये ग्राफ देख लीजिए। चढ़ गया ना कोठे थे। ये आम लोगों के लिए कह रहा हूं। अच्छा, अब आप कहेंगे पाम ऑयल ना खाएं, कई लोग कह देंगे शौक से कि जी पाम ऑयल ना खाओ, कुछ और खा लो। और भाई सारे तेल ही बढ़ गए। गरीब आदमी जिस तेल को उठाएगा, वो कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोई तेल को हाथ डालेगा, पूरी दुनिया के अंदर ग्राफ देख लें किधर गए। अच्छा, यहां बात होती है, अक्सर बताया जाता है कि घी महंगा हो गया है। वो ऐसे शायबा दिया जाता है जैसे जिशान बख्श ने यहां पर घी महंगा कर दिया है। ये इंडिया के नंबर्स हैं कि जिशान जो है ना वो घी से लिखता है खबरें कि घी महंगा हो गया है। ये जरा खबरें देखें। इंडिया में जो 430 रुपए का घी था सितंबर 2020 में, जो 430 रुपए के घी की पैकिंग थी, वो आज 729 रुपए की इंडियन रुपयों में है। 420 से अब 420 पे फिर नून लीग वाले ना क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे, जान की फिगर दी है, ये मैंने नहीं दी, इंडिया वालों ने लिखी हुई है। फिर 420 पे आपने आ जाना। अच्छा 430 है, चले माजरत, ओ मेरा ख्याल नून लीग की वजह से मुझे 420 आ गया। तो ये 430 से 729 इंडियन रुपीस में चली गई, ऑलमोस्ट आपके सामने डबल के करीब। ये वो तमाम कमोडिटीज हैं, कोई 90% बढ़ गई, कोई 80%, कोई 87%, जितनी भी हमारी जरूरत की हैं। कुछ अमीरों की जरूरत की हैं, ऑफ कोर्स, कॉफी, कॉर्न, लेकिन कॉर्न तो नहीं, मकई तो सारे लोग ही खाते हैं, लेकिन कुछ चले अमीरों की। लेकिन इवन कपास 42% इसमें बढ़ गई है। पहले मैंने आपको कहा था कोठे पे चढ़ने की मिसाल दी थी, ये प्लाजे पे चढ़ गई है। बरतानिया की बिजली की कीमत, यह ग्राफ देख लें किधर गया है। ये मैं मियां असलम साहब ग्राफ पढ़ने के एक्सपर्ट है, तो ये आप देख लें कि ग्राफ जो है इलेक्ट्रिसिटी का किधर गया है। ये यूके के अंदर है। जर्मनी का मैं पहले कनाडा का बता चुका हूं। अब जर्मनी 28 साल की इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट है जर्मनी में इस टाइम। अब तो खैर 85 से भी ऊपर चला गया, लेकिन ये एक दो दिन पहले की कीमत थी $85 क्रूड ऑयल की। तो ये हैं हालात पूरी दुनिया के अंदर। आपको ये बताना चाहते हैं, आपकी हुकूमत अवेयर है, पूरी कोशिश कर रही है। इमरान खान हर सूरत अपने गरीब को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन शुगर हो या दूसरी चीजें जिस पे हम कार्रवाई करना चाहते हैं, उस कानून के तहत जो वोट दे के अवाम ने हमें हक दिया है, तो स्टे ऑर्डर लेके उसके पीछे चुप जाया जाता है। और आखिरी बात सिर्फ कर दूं कि हमारे लिए भी आसान है कई चीजें करना। जब हमें नून लीग ने हुकूमत दी थी तो कोई $9.25 अरब के रिजर्व थे। अब हमें भी एक काम करना चाहिए, अगर मुल्क का दर्द ना हो तो इधर से कवाली लेनी चाहिए, वो खान साहब के दफ्तर में लगाएं। लगियां ने मौजा लाई रखी सोने। और जो $20 अरब के दुगने फॉरेन रिजर्व इस टाइम हमारे पास पड़े हैं, वो उठा के सागदार की तरह उड़ाने शुरू कर दें। कोई एक अरब डॉलर डाल के वो तो डॉलर कर लें 20-25 रुपए नीचे, और बाकी पैसा जो है वो सब्सिडियों में दें। और अपना जो आखिरी 1.5 साल है वो ऐसा गुजारें कि जैसे शदाद की जन्नत बना दें यहां पर, जो ये बनाते रहे पहले जाली तरीके से। और जब अगली हुकूमत आए हमारी या किसी और की, तो पाकिस्तान को फिर माशी तौर पे लूला लंगड़ा और मफलूज बना दें। बहुत आसान है इमरान खान के लिए, हमारे लिए, कि आपकी तनकीद ना सुने, जो करतूत इन्होंने की थी उससे आधी करतूत भी करें, तो आज आपको हर तरफ ये जो इफेक्ट है वो कम होता नजर आएगा। लेकिन उससे होगा क्या? मुल्क दियां फिर चूड़ा हिल जाएंगियां। आप $20 अरब के आज आपके पास हाईएस्ट रिजर्व हैं। ये 9.25 अरब पे छोड़ के गए थे। 1 महीना चल सकता था आपका मुल्क। हम तनकीद ले ले, इस टाइम आपकी कड़वी कसरी बात सुन लेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं। हमारा ज़मीर इसलिए मुतमईन है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हो सकता है।
लेकिन इनकी तरह मुल्क से माशी गद्दारी नहीं करेंगे, वो फैसले नहीं करेंगे जो आने वाली कौमों ने करने हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने अभी महंगाई के हवाले से बात की, आप भी यकीनन ग्रॉसरी करने जाते होंगे, कुछ ना कुछ लेते होंगे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हट के क्या मुल्क की जो मौजूदा महंगाई है इससे डॉक्टर शहबाज गिल मुतमईन हैं? अगर तो मुतमईन है तो ठीक है, तो फिर आवाम इससे मुतमईन क्यों नहीं है? दूसरा, आपने आलमी मंजरनामा दिखाया महंगाई को लेके, आलमी तनाजुर में हम कंपैरिजन तो करते हैं, क्या पाकिस्तान में फीकस आमदनी भी उतनी है, पर कैपिटा इनकम उतनी है? देखिए बात ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब $27 का बैरल था और आपको 70 रुपये में तेल बेचा जा रहा था लीटर, तो फीकस आमदन जनाब की तनख्वाह तो 4-5 साल से नहीं बढ़ी, मुझे पता है, कम ही हुई है, ऐसा ही है ना। तो जनाब की और किसी की छोड़ दें, आप मेरे भाई हैं, आप ही की बात कर लेते हैं। आपकी तो कुव्वत ख़रीद तब भी ये नहीं थी कि 220 रुपये पे तेल खरीदें, आज मतलब 85 पे होता तो आपको 220 पे ख़रीदना पड़ना था। तो बात यह है कि जो आलमी कमोडिटीज़ आप लेते हैं वो आपकी कुव्वत ख़रीद देख के आपको नहीं दी जाती, सिर्फ ये होता है कि आपकी हुकूमत आपको सब्सिडाइज़ करती है अपने पिसे हुए तबके को बचाने के लिए। ये एक काम कर सकती है हुकूमत, तो वो पैकेज ऑलरेडी ले आए हैं। 12 से 13 करोड़ अफराद के लिए, अगर आप 2 से 3 बच्चे घर में हैं, मियाँ बीवी हैं, तो आपका तकरीबन 40 किलो आटा लगता है महीने का, कमोबेश। आपका तकरीबन 3 से 4 किलो घी लगता है, कमोबेश। आपकी तकरीबन 3-4 किलो दालें लगती हैं, कमोबेश। ऑफ कोर्स बाकी सब्जियां और भी बहुत कुछ, गोश्त आप चीज़ें लाते हैं, लेकिन ये जो आपका ड्राई राशन है ये तकरीबन 4,000-4,200 रुपये का बिल बनता है आज के रेटों पे भी, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। तो इसमें से अगर 1,000 रुपया एहसास राशन कार्ड आपको देगा तो शायद आपको और मुझे उतना फ़र्क ना लगे, लेकिन एक बहुत गरीब आदमी के लिए, और जब गांव में आप वज़न उठाते हैं ना तो चलता हुआ बंदा साथ हाथ डलवाता है को आपका खैर ख्वाह मेहरबान, तो वो पंड उठानी आसान हो जाती है। तो गरीब आदमी के लिए ये महंगाई की पंड उठानी आसान हो जाएगी। जो मैंने आपको दिखाया कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया का गरीब बिलक उठा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको इंडिया के नंबर्स भी दिखाए कि आज बाहर की दुनिया, वो कोविड हो, वो पेट्रोल हो, वो कोई चीज़ हो, पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है। भले गरीब के साथ खड़े होने की बात हो, वो पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है। मुझे लगा वो ये था कि इस मुल्क में माफिया तो है, लेकिन माफिया की जो सरपरस्त है वो अदलिया है। तो हुकूमत एक काम क्यों नहीं करती कि इनकी तनख्वाहें आम मजदूर के बराबर कर दे, ताकि इन्हें एहसास हो। किनकी बात कर रहे हैं ना, किनकी? अदलिया की तनख्वाहें हुकूमत किसके करीब बराबर कर दे? के बराबर कर दे, फिर स्टे खत्म हो जाएंगे। आप ये मेरे से सवाल कर रहे हैं कि जो जजेस साहबान हैं उनकी तनख्वाहें मजदूरों के बराबर कर देनी चाहिए? आप कह रहे हैं ना कि वो स्टे दे देते हैं माफिया, फिर जो है भाई साहब, मैं पहले मुकदमा, मेरे लिए अदालत, ये इनका ख्याल है जी, मेरे लिए अदालत बहुत ही काबिल एहतराम है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। अदालत जाने, लॉ मिनिस्ट्री जाने, ये उधर के सोचने की बातें आप मेरे पे भी मेहरबानी करें और अपने पे भी करें, अपने चैनल पे भी करें, अगली बात करें। ये आपका और मेरा डिस्कस करने का पॉइंट है। ये बताइएगा, दिसंबर में भाई काला है यार, सुन लो। पीडीएम जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है, आप उसको मेहमान नवाजी करेंगे या फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, इस्लामाबाद आने देंगे, क्या करेंगे ये बताइए। देखिए जी क्वेश्चन है कि 2.5 हफ्ते हो गए तकरीबन तहरीक लब्बैक में एक छोटा सा जत्था है जिन्होंने हुकूमत को आगे लगाए रखा, वो बिलाखिर गवर्नमेंट उस तहरीक लब्बैक के सामने लीड गई, और अब जब पीडीएम ने ऐलान कर दिया जिनके साथ एक बड़ी जमातें उनके साथ मौजूद है, अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, इस हिसाब से तो हमें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत के लिए 2023 का सूरज देखना बड़ा मुश्किल है, तो ये वाकई सच, इसको सच समझना चाहिए। देखिए, दो बातें। पहले तो आपने जो सवाल किया, आपका सवाल ये है कि क्या हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हमारी हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पे बिलीव नहीं करती, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता है कि ये बहुत दफ़ा पहले भी कोशिश कर चुके हैं अवाम को गुमराह करने की, और इस चीज़ के आप भी गवाह हैं कि जिस बुरी तरीके से अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी अपोजिशन को किया हो। तो ये अभी भी रिजेक्ट होने वाले हैं। क्यों? अगर हम इस जिम्मेदारी से रिस्पॉन्स ना करें तो अवाम
हमसे भी उसी तरीके से सलूक करेंगे जो पिछले हुक्मरानों से करते थे। ये क्यों आपके सामने सब कुछ रखा है? क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों अपनी तकरीर में जिक्र किया है? क्यों हमने ये लॉ बनाया था? क्यों मिलें पहले चलाई? क्यों अपनी पार्टी के लोगों पे भी कार्रवाई की? क्यों दुश्मनियां मोल ली इमरान खान ने? क्यों इमरान खान सारी माफिया के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया? क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि वो आम आवाम, गरीब आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, इसीलिए उन्होंने ये सियासत की थी। वो माफिया के साथ नहीं खड़े हो रहे, माफिया के खिलाफ खड़े हो रहे, जिसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। कभी आप कहते हैं हुकूमत इधर गई, कभी उधर गई, ये ग्रुप इधर बन गया, वो ग्रुप उधर बन गया। अगर इमरान खान भी साथ मिलकर खेलें तो आपको पता है कि अपनी पार्टी में तो ग्रुप बनना दूर की बात है, दूसरी पार्टी वाले भी जौक दर जौक आ रहे हों। तो मसला ही एक है। कोई कहता है 2022 का सूरज नहीं देखना, कोई कहता है 2023 का सूरज नहीं देखना। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि किसने कौन सा सूरज देखना है ये मेरे रब को पता है। तौबा नाउज़-बिल्लाह, रब बनने की कोशिश ना करें, उसके फैसले हैं। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने जाना है। इस हुकूमत ने भी एक दिन अपनी मुद्दत पूरी करके जाना है। आप मोअज़्ज़ज़ जजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है मेरे भाई, वो भी हमारी तरह इंसान है, हमने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है। तो आप इतना फोकस ना करें, हमने वहाँ से इंसाफ लेना है, आपने और हमने सब ने। सो बात ये है कि जो आपका सवाल है दूसरा हिस्सा, उसका जवाब मेरा ये है कि हुकूमत नहीं चाहती कि कत्लो गारत हो। कोई ग्रुप भी है, कोई पार्टी भी है, हम चाहते हैं बात करें, और स्पेशल ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो पूरी कौम के दिल के करीब है। तो बातचीत होनी चाहिए, कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिन्होंने मुजाहरा करना है शौक से करें, लेकिन अवाम को पता है कि ये क्या करके गए थे मुल्क के साथ, किधर छोड़ के गए थे। ये 25 से 21 अरब कर गए थे एक्सपोर्ट, और हमने वापस आपके सामने इंशाल्लाह उस एक्सपोर्ट को बढ़ा के अगले साल के आखिर तक आप इसे 30 अरब को क्रॉस करते देखेंगे। अच्छा, बहुत सर, ये आखिरी सवाल जी TNT के हवाले से जो जिस तरह से दोस्तों ने सवाल किया, जिस अंदाज से आप लोग ने सरेंडर किया है TNT के सामने कि जो जत्था बना के ले जाए और उसके आप कालादम का लफ्ज़ भी हटा देते हैं, तो 2000 में मुशर्रफ दौर में जो है वो 61 हो चुकी है उनकी तादाद इस वक्त जो कालादम तंजीमें हैं। इनमें तहरीक जाफिया भी थी, तो क्या ये तंजीमें भी जल्दी लेकर जाए तो आप एक चूंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो सारी लिस्ट को रिजेक्ट कर चुकी है। असल में इस मौजू के ऊपर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अली मोहम्मद खान साहब एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर, नूरुल हक कादरी साहब एक्सपर्ट हैं, वज़ीर दाखिला साहब एक्सपर्ट हैं, और कुछ एक्सपर्टीज़ फवाद चौधरी साहब के पास है। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आपका बहुत शुक्रिया।